नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल साइंस वाला में। बच्चों, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र के बारे में बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है। बच्चों, इसका निगमन नहीं होगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसके सूत्र के बारे में आप जान लीजिए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हेडिंग डाल दीजिए आप लोग। तो देखिए बच्चों, विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना है। ये किसी भी बिंदु का मतलब होता है कि बिंदु न तो अक्ष पर हो और न ही निरक्ष पर हो। देखिए, हम चित्र बना रहे हैं। पहले विद्युत द्विध्रुव बनाइए। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, बराबर आवेश, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ -q आवेश है जो कि बिंदु ए पे रखा है, और यहाँ +q आवेश है जो कि बिंदु बी पे रखा हुआ है, और दोनों के बीच की दूरी 2l है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l है। तो बच्चों, यही विद्युत द्विध्रुव होता है। विद्युत द्विध्रुव में दो बराबर बराबर आवेश होते हैं। देखिए, q बराबर आवेश हैं और चिन्ह में कैसे हैं? विपरीत, और दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पे स्थित रहते हैं। ये विद्युत द्विध्रुव हुआ। अब इसका अक्ष और निरक्ष खींचिए। तो अक्ष खींचने के लिए ये जो लाइन है, इसी लाइन को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये इसका अक्ष माना जाता है। चलिए, अक्ष हुआ इसका। और निरक्ष के लिए इस विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु पहले पता कर लीजिए। इसका मध्य बिंदु मान लीजिए यहाँ पे है। यहाँ से एक लंबवत लाइन खींचिए, लंबवत लाइन। चलिए, एक लंबवत लाइन खींच दे रहे हैं। ये लाइन इसका निरक्ष है। ये निरक्ष हुआ। तो द्विध्रुव ये पूरा है। द्विध्रुव का ये अक्ष है और ये क्या है? निरक्ष। अब मान लीजिए अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु है और यहीं हमें तीव्रता ज्ञात करना है। और निरक्ष पर मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है और इस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है। तो इन दोनों के बारे में देखिए, आपको बताया गया था कि जैसे अक्ष पर यहाँ कोई बिंदु है तो इसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से नापी जाएगी। तो मान लिया जाए इस मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी r है। यानी जहाँ तीव्रता ज्ञात करना है वहाँ तक की दूरी कहाँ से नापना है? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो मान लिया जाए द्विध्रुव के
मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है r। और इधर देखिए निरक्ष पर यहाँ तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ मान लिया जाए द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी है r है। तब देखिए इन दोनों का सूत्र हम लोग निकाले थे। अक्ष के किसी बिंदु पर तीव्रता आया था, या तीव्रता का सूत्र था 1/4πε0 इंटू 2p/r³। ये अक्ष पर कोई बिंदु है और उसी बिंदु पर तीव्रता ये है। और निरक्ष पर कोई बिंदु है, निरक्ष पर तीव्रता आया था 1/4πε0 इंटू p/r³। तो देखिए अक्ष पर तीव्रता का सूत्र ये है, निरक्ष पर तीव्रता का सूत्र ये है। अब यहाँ हेडिंग में डाला गया है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु का मतलब वो बिंदु न तो अक्ष पर हो और न ही निरक्ष पर हो, कहीं अन्य जगह हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ तो या मान लिया जाए इस बिंदु से मध्य द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है r। तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना मान ले रहे हैं r। और यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें पता करना है। इसी को कहा जाएगा किसी भी बिंदु पर, यानी न तो निरक्ष अक्ष पे रहे न तो निरक्ष पे रहे। हाँ तो बच्चों देखिए ये जो बिंदु है इसकी मध्य बिंदु से दूरी r है और इसी बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो देखिए ये जो बिंदु है न तो अक्ष पे है न ही निरक्ष पे है, तो इसी को कहा जाएगा किसी भी बिंदु पर। किसी भी बिंदु का मतलब होता है कि वो न तो अक्ष पर हो और न ही निरक्ष पर हो। तो देखिए इसी बिंदु को P मान लिया जाए। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, यहाँ लिख दिया जाए विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P, या ऐसा लिख दीजिए किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निम्न होगा या निम्नलिखित होगा। तो देखिए क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू p√1 + 3cos² θ/r³। तो बच्चों ये सूत्र होता है किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। अब इसका निगमन नहीं दिखाना है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं निगमन इसका नहीं दिखा रहा हूँ, बस इसे आप याद रखिए। अब इसे आप चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। अब देखिए इसके द्वारा हम लोग अक्ष पर अगर तीव्रता निकालें इस सूत्र की सहायता से अक्ष पे तीव्रता निकालें और अक्ष की तीव्रता इतना आ जाए
तो मतलब सही माना जाएगा इस सूत्र को। तो देखिए बच्चों, अगर इस बिंदु को, ये जो बिंदु P है और यहाँ मध्य बिंदु है, इस बिंदु P को हम ऐसे पकड़कर अक्ष पे ला के रख दें, इस बिंदु P को यहाँ से पकड़कर अक्ष पे ला के रख दें, तब देखिए यहाँ जो कोण अभी बना होगा, यहाँ देखिए कोण बना होगा थीटा, मान लिया जाए थीटा कोण बना है। जब इस बिंदु P को पकड़कर अक्ष पे ला के यहाँ रख देंगे, ये कोण कितना हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। देखिए अभी ऐसे है, तो इस लाइन के साथ इसका कोण कितना बना है, थीटा, और जब इसे हम ऐसे अक्ष पे ला के रख देंगे ऐसे, इस तरह से ऐसे, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अक्ष के लिए थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। यहाँ देखिए अक्ष के लिए थीटा बराबर 0 होगा। तब इस सूत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला जाए। तब ई अक्षीय यानी अक्षीय तीव्रता, यानी कि द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, थीटा की जगह पे 0 रखिए, 0 अंश, और बटे में r3। तो ई अक्षीय बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अंडर रूट में देखिए 1 + cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। cos 0 का मान कितना होता है, 1। तो 1 cos 0 की जगह 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा। कितना आएगा, 3, और बटे में r3 यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि cos 0 अंश बराबर होता है 1। तो आगे देखिए ये अक्षीय बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। अब यहाँ देखिए 3 और 1 को जोड़िए, 4 करनी के अंदर 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना, 2। तो 2 वर्गमूल आया इसका, और बगल में क्या रहेगा, P, तो 2P/r3। तो देखिए अक्षीय तीव्रता मिल गई हमें। देखिए यही सूत्र प्राप्त हुआ। इसका मतलब है कि ये सूत्र क्या है, सही है। इसी से अब निरक्ष वाला तीव्रता प्राप्त किया जाए, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, निरक्ष के लिए क्या होगा, जैसे ये बिंदु P यहाँ पे है, इसे हम पकड़कर ऐसे यहाँ निरक्ष पे ला के रख दें, इसे ऐसे घुमा के यहाँ ला के रख दें, जैसे यहाँ है ऐसे। अभी देखिए थीटा कोण बन रहा है, अब इसे हम ऐसे घुमा के निरक्ष पे ला के रख दें ऐसे, तब देखिए थीटा यहाँ से यहाँ तक थीटा हो जाएगा, तो कोण कितना बनने लगेगा, 90 अंश बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा, 90 अंश। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 अंश। यहाँ लिखा जाए निरक्ष के लिए थीटा बराबर 90 अंश होगा। तब ई निरक्ष यानी निरक्षीय तीव्रता बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर, और थीटा की जगह पर 90 अंश लिखिए, 90 अंश, और बटे में r3। तो ई निरक्ष बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अंडर रूट 1 +, देखिए cos 90 अंश का मान 0 होता है,
cos 90 अंश का मान 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 आएगा, 0 का गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा। अब बटे में r क्यूब, यहाँ लिख दीजिए चूंकि cos 90 अंश बराबर क्या होता है 0, तो ई निरक्ष बराबर देखिए आगे क्या होगा, ई निरक्ष बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी। देखिए 1 को 0 में जोड़िए 1 आएगा, 1 करनी के अंदर है, और करनी के अंदर अगर 1 है तो 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, और 1 का गुणा पी में करेंगे पी में तो पी ही आएगा, या ऐसे लिख दीजिए। अब बट्टे में r क्यूब, ई निरक्ष बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे r क्यूब। तो देखिए निरक्षीय तीव्रता हमें मिल गई, देखिए निरक्ष पर तीव्रता यही थी, यही मिला। इसका मतलब बच्चों ये सूत्र क्या है, सही है। और ये कहाँ का सूत्र है, किसी भी बिंदु पर, यानी अक्ष निरक्ष को छोड़कर किसी भी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना हो तो इसी सूत्र का प्रयोग कर दीजिए, इससे आपको हर बिंदु पर तीव्रता मिल जाएगी, चाहे वक्ष का हो, चाहे निरक्ष का हो, चाहे किसी भी अन्य बिंदु का हो, इससे हर जगह की तीव्रता आपको प्राप्त हो जाएगी। तो इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों ये वीडियो यहीं तक रहने दिया जाए। अब इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।